तो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक रिप्रोडक्शन, जो ये हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो स्कूल में तो आपने जैसा पढ़ा वैसा पढ़ा, यहां पढ़ते हैं अच्छे से एकदम। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, जो कैमरे के पार है वो भी पूछ सकते हैं, जो मेरे सामने है वो भी पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्लियर? सब में पढ़ेंगे, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में कैसे होता है ये सारी चीजें, रिप्रोडक्शन क्या है नहीं है, इन चीजों के बारे में। क्लियर? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर का नाम ही क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन। तो सिंपल सबसे पहली बात जो आ जाएगी वो यही आ जाएगी कि रिप्रोडक्शन है क्या। जो सबसे पहली चीज आएगी आपके दिमाग में वो यही आएगी कि रिप्रोडक्शन क्या है। सिंपल। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑन अर्थ। मतलब क्या कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप के और नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर पाता है, जो कि दिखने में उनके जैसे ही सिमिलर होते हैं। इसी के कारण अर्थ पर लाइफ बनी हुई है। इसी के कारण अर्थ पर लाइफ बनी हुई है। क्लियर है बेटा? ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए। अब जो हमारे न्यूक्लियस वगैरह सेल, जो हमारे जर्म सेल्स वगैरह थे, उनके अंदर, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस जो कि कंटेन करता है डीएनए। नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस नाम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही वो रीजन है जिससे कि हम अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स लेते हैं, कैरेक्टर लेते हैं। पापा लंबा, बच्चा लंबा, मम्मी गोरी, बच्चा गोरा। क्लियर है? ये कैरेक्टर जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं या हम अपने बच्चों को देते हैं, वो सब होता है सिर्फ डीएनए की वजह से। क्लियर है बेटा? तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब रिप्रोडक्शन को और अच्छे से समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप्स के। रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप्स के? तो बेसिकली दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन है। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है दोनों में समझते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को समझते हैं। असेक्सुअल क्या मतलब? एक सिंगल इंडिविजुअल ही नए इंडिविजुअल को राइज करता है, यानी एक ही पेरेंट है और वो अपना नया बच्चा बनाएगा। क्लियर है? एक सिंगल पेरेंट से ही नया बच्चा बना है। क्लियर है? ये होता है असेक्सुअल। बट सेक्सुअल में क्या होता है? दो इंडिविजुअल होते हैं, एक मेल एक फीमेल, दोनों आपस में एक साथ मिलकर एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल। टू इंडिविजुअल्स, दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल, आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पे कोई भी गैमेट्स फॉर्म नहीं होते। नाउ व्हाट इज गैमेट्स? सिंगल पेरेंट्स है, तो यानी यहां फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन मतलब जैसे मेल के पास एक जर्म सेल्स, फीमेल के पास एक जर्म सेल, दोनों मिले, यानी गैमेट्स का फ्यूजन वो नहीं होता यहाँ पे। इंडिविजुअल ही एक है। बट यहाँ पे मेल, जैसे अगर हम ह्यूमन में बात करें तो मेल के पास होता है स्पर्म, फीमेल के पास होता है ओवा, दोनों मिले फ्यूजन हुआ, यानी गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहां दो इंडिविजुअल। असेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल में, असेक्सुअल में नहीं होता। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं बेटा, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जैसे जो नया इंडिविजुअल बना वो अपने पेरेंट से एकदम सिमिलर होगा, डिट्टो, एकदम सेम टू सेम। क्लियर? बट अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये सिमिलर तो होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। कुछ कुछ चीजें मिल रही होंगी, जैसे पापा लंबे तो बच्चा लंबा, बट ये नहीं कि एकदम डिट्टो कॉपी, नाक लंबी आंख मोटी, सारी अलग अलग चीजें, बट डिट्टो सेम टू सेम कॉपी नहीं होगी। कुछ
चीजें मिल रही हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब आता है, अगर हमें बहुत जल्दी बच्चे चाहिए, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत बड़े अमाउंट में हमें ऑर्गेनिजम्स चाहिए, तो वहां पे असेक्सुअल काम आता है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती है, ये सारी चीजें। और लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये हमारा यूजफुल है वेरिएशन जनरेट करने के लिए। यानी क्या, पेरेंट्स और बच्चों में थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस रहने चाहिए, और वो किसकी वजह से आ पाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह। और ये हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स, ये सारे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को देखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को देखना है। सबसे पहला फिजन। फिजन क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है इनटू डॉटर सेल। यह पेरेंट सेल डिवाइड हो गया डॉटर सेल। ये एक अमीबा था, डिवाइड होते होते दो बन गया। दो टाइप्स के फिजन होते हैं बेटा, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, एक डिवाइड होके दो डॉटर सेल बन गए, जैसे अमीबा एक था डिवाइड होके दो बन गया, तो ये हो गया टू सेल्स आर फॉर्म, तो बाइनरी फिजन। एग्जांपल अमीबा। मल्टीपल फिजन, एक ही डिवाइड होकर बहुत सारे बना रहे हैं, तो इसे बोल देते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोल देते हैं? और ये कौन दिखाता है, हमारा प्लाज्मोडियम। कौन दिखाता है? प्लाज्मोडियम। क्लियर है बेटा? ठीक है। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? The organism breaks up into smaller pieces upon maturation. Each piece is developed into neat individual. जैसे क्या बेटा? यह है स्पाइरोगाइरा बेटा, यह है स्पाइरोगाइरा। अब ये स्पाइरोगाइरा डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा और हर पीस एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंट हो गए, पार्ट हो गए छोटे। क्लियर है फ्रेगमेंटेशन बेटा? आगे बढ़ते हैं। आगे है रीजनरेशन। क्या बेटा? रीजनरेशन, कि किसी तरीके से समहाउ आपका कोई ऑर्गेनिज्म है वो कट हो गया या ब्रोकन हो गया छोटे छोटे पीसेस में, और जो हर नया पीस है वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, ऐसा कुछ मैंने प्लेनेरिया बनाया और ये तीन पीसेस में डिवाइड हो गया, तो ये ऊपर वाला एक नया इंडिविजुअल, बीच वाला एक नया इंडिविजुअल, तीसरा एक नया इंडिविजुअल। इसे बोलते हैं रीजनरेशन। अब इसमें अब फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस? फ्रेगमेंटेशन में मैच्योर हो गया, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया, और जो छोटे छोटे पीसेस थे वो नया बन गया। इसमें मैच्योर नहीं हुआ है, इसमें किसी तरीके से कट गया या टूट गया, और हर जो टूटा है वो नया इंडिविजुअल बन गया। क्लियर रहेगी बेटा ये बात? रीजनरेशन के एग्जांपल प्लेनेरिया, हाइड्रा। प्लेनेरिया, हाइड्रा। क्लियर है भाई? अब आ जाते हैं बेटा बडिंग पे। किस पे? बडिंग। बडिंग क्या है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा के ऊपर ये छोटा सा बड देखिए, उभार, इसी को बड बोलते हैं, इसी की वजह से इसका नाम है बडिंग। A bud is formed which develops into tiny individual. एक नए इंडिविजुअल बन जाता है। It detaches from parent's body upon maturation. मैच्योर होने के बाद पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है and develops into new individual. और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट थिंग इज बेटा टिश्यू कल्चर। क्या है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है बेटा? टिश्यू कल्चर समझना, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट्स उगाते हैं कैसे? जो हमारे दूसरे प्लांट, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसकी ग्रोइंग टिप से। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ एग्जिस्टिंग प्लांट। इसी को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, इसी को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब जो हमारा ग्रोइंग सेल होता है
इन्हें कल्चर मीडियम में, एक पर्टिकुलर मीडियम में रखा जाता है, जिस वजह से इनका एक गुच्छा टाइप सा बनता है। इसी को हम बोल देते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। और जब उस कैलस को हमारा हार्मोन मीडियम मिलता है, हार्मोन्स मिलते हैं अलग अलग, तो वहां पे ग्रोथ होती है, वो डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। इनका यूज हम कहाँ करते हैं टिश्यू कल्चर का? ऑर्नामेंटल, ऑर्किड्स, ऑर्नामेंटल जो साथ सजाने वजाने के लिए प्लांट्स हमारे यूज होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है? तो टिश्यू कल्चर का बेनिफिट क्या? जो सीडलेस प्लांट है, जिनमें सीड नहीं है, तो उनका ग्रोइंग टिप लिया, उन्हें उगाने में, फॉर एग्जांपल बनानास वगैरह, ये सारी रोज, जैस्मिन, ठीक है, जो अपनी सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके हैं, उनको उगाया जा सकता है। ठीक है, जो नए प्लांट्स होते हैं वो भी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है टिश्यू कल्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये ऊपर जो देख रहे हैं एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे स्पोर बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल, और इसके चारों तरफ थिक वॉल होती है, और ये अंडर फेवरेबल कंडीशन, पर्टिकुलर टेम्परेचर, मॉइस्चर सब कुछ मिलने पे अंदर ही अंदर जर्मिनेट कर रहे हैं। इसके अंदर होता है स्पोरेंजिया, ये अंदर जर्मिनेट करते हैं, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वो थिक वॉल ब्रेक हो जाती है। क्लियर है? अब होता क्या? जर्मिनेट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। यहां एक क्वेश्चन जो आपका बनता है कि यहाँ पे जो हमारा ये जो है ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है राइजोपस। एक क्वेश्चन आपको अपने प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन ये है कि राइजोपस में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा? तो ये स्पोरेंजिया है बेटा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये जो हाइफ बेटा दूसरा पार्ट है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन भी खत्म, राइजोपस दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा बात आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल फीमेल सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं और तब एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। यही बोला है, when reproduction takes place as a result of fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Fusion of gametes, fusion यानी मिलना of gametes। gametes क्या? जैसे मेल में हमारा स्पर्म, फीमेल में ओवा, उनका मिलना। fusion of gametes is called fertilization। called fertilization। तो सबसे पहले जो हम रिप्रोडक्शन समझेंगे सेक्सुअल वाला, वो समझेंगे प्लांट्स में। किसमें समझेंगे? प्लांट्स में। समझते हैं? अब जो भी प्लांट्स होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो भी प्लांट्स होता है उसका जो फ्लावर है वही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अब एक टिपिकल जो फ्लावर होता है सिंपल सा, वो मेनली चार चीजें कंसिस्ट करता है। मेनली चार चीजें कंसिस्ट करता है, सीपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड पिस्टल। ठीक है, सिपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड पिस्टल, ये चार चीजें। क्लियर है? इन्हीं से सारी चीजें हैं। हमें समझेंगे कैसे? पहले हमें समझना पड़ेगा फ्लावर होते कितने टाइप के। तो मेनली फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब ही एक, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, वो बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइसेक्सुअल की बात करूं तो हिबिस्कस और मस्टर्ड, ये एग्जांपल याद रखना। और अगर यूनिसेक्सुअल की बात करूं तो पपाया और वाटरमेलन। अच्छा, ये बनाना याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ एंथर वगैरह, मैच्योर फ्लावर, ये होता है स्टिग्मा, ये सारी चीजें याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बीच में ओव्यूल है, बीच में ओवरी आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना, स्टामेन, पिस्टल, ये सारी चीजें ये आपको याद होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि होता कैसे है प्लांट में सारी चीजें, प्रोसेस क्या है, सीड फॉर्म कैसे होता है फ्लावर से, उसको समझते हैं। प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, समझना प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो पॉलन ग्रेन, क्या चीज बेटा? पॉलन ग्रेन जो है वो हमारा एंथर पे प्रोड्यूस होता है। कहां प्रोड्यूस होता है? एंथर। ये हमारा एंथर है, एंथर पे प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन।
आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब मान के चलो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा से होते हुए, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और मान के चलो यूनिसेक्सुअल है तो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गया। किसी भी एजेंट से जा सकता है, वाटर, एयर, इंसेक्ट्स, कोई भी पहुंचा सकते हैं एंथर को स्टिग्मा पे, या तो उसी के या दूसरे के। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर सेम फ्लावर, जैसे ये फ्लावर है और इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पे आ गया, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। बट इसका एंथर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गया तो उसे बोलते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? अब आगे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स और वो फॉर्म कर लेता है पॉलन ट्यूब, यहां पे आके जर्मिनेट हुआ। जैसे आपने देखा है चने भिगो के रखते हैं, तो वो हमारा स्प्राउट्स में से निकलने लगते हैं, ठीक है, जर्मिनेट होने लगता है। और वो ट्यूब धीरे धीरे पास करती है स्टाइल से। कहां से पास करती है बेटा? स्टाइल से पास करने लगती है। ये आपका पूरा बीच वाला पार्ट स्टाइल है। स्टाइल से पास करके वो धीरे धीरे रीच अप टू द ओव्यूल्स। ये ओवरी है, इसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, ठीक है, वहां तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे मिलने पे क्या हुआ, सारी चीजें मिली, दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन को क्या ही बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब यहीं पे फॉर्म हो जाता है ओवरी के अंदर जायगोट। क्या फॉर्म हो जाता है मिलने से? जायगोट। और जायगोट धीरे धीरे डिवाइड हो जाता है और बन जाता है एम्ब्रियो। क्या हो जाता है? एम्ब्रियो। अब जो ओव्यूल था, जो ये पूरा ओव्यूल था, ये क्या करता है? ये डेवलप कर लेता है एक थिक कोट, एक आउटर कोट जो कि बहुत थिक होती है, जो कि धीरे धीरे किसमें चेंज हो रहा होता है? सीड। जो कि धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है सीड में। और जो ओवरी है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है फ्रूट में, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ, और बाकी फ्लावर का पार्ट नीचे गिर जाता है। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है। सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, सुटेबल कंडीशन लाइक एयर, मॉइस्चर एटसेट्रा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस हमें पता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। एक मेल है, फीमेल है, दोनों आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमन यूज करते हैं। कब कर पाते हैं? जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। जब वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। अब ये क्या है सेक्सुअली मैच्योर होना या सेक्सुअली मैच्योरेशन क्या है? तो ये वो पीरियड है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, यानी जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स एक ह्यूमन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल, जब हम मेल स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो हम सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं। जब एक फीमेल ओवा एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है। और इस पीरियड को ही सेक्सुअल मैच्योरेशन के हम कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्लियर रहेगी ये बात? अभी प्यूबर्टी, टीनेजर्स वाली जो एज आती है, ये पता कैसे चलेगी कि हमारी प्यूबर्टी हिट कर रही है? भाई प्यूबर्टी आ रही है, टीनेज आ रहा है, तो इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ इंडिकेशन देता है। भाई नेचर है, चीजें तो बताएगा कि कैसे क्या चीजें चेंज हो रही हैं। तो कुछ इंडिकेशंस है कि प्यूबर्टी आ रही है। ऐसे इंडिकेशन जो दोनों में कॉमन है, मेल और फीमेल में, कि हमारे आर्मपिट्स में, जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ, स्किन का ऑयली हो जाना जिस वजह से पिंपल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब कुछ ये तो कॉमन थे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, हिप्स का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वो मेंस्ट्रुएट करना, उनकी पीरियड्स, जो आपने सुना होगा ये टर्म, उसको भी समझेंगे क्या है, कैसे होता है। तो लड़कियां मेंस्ट्रुएट करना, पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कों में फेशियल हेयर ग्रोथ थिक हो जाती है, वॉइस बिगिंस टू क्रैक, आवाज भारी होने लगती है, फटने लगती है। ये कुछ साइंस है, ये कुछ चेंजेस है जिससे हमें पता चलता है कि सेक्सुअली कोई मैच्योर हो चुका है, प्यूबर्टी हिट कर रही है, यही सारी चीजें। क्लियर है बेटा ये सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं। ये तो साइन था कि सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं। अच्छा, वैसे क्या अगर आप सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हो तो क्या बच्चे पैदा करने लायक बन चुके हो? नहीं। एक फीमेल
ओवा अपनी टीनेज में स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूस करना, एक मेल भी अपनी टीनेज में क्या, बट वो उस टाइम पे उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी सोशल कंडीशन, उसकी बॉडी, फिजिकल कंडीशन, ये सारी चीजें अलाउ करती हैं उसे एक बच्चा पैदा करने के लिए। सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब ये नहीं कि आप उसे एज में बच्चा पैदा करेंगे, ये अलग टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा देखेंगे तब। अब समझते हैं पहले दोनों के बीच बच्चा कैसे पैदा होता है, उससे पहले हमें इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझना होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले कुछ चीजें जो हैं वो समझ लेते हैं। ये एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो हमें समझना है वो यहां देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखने टेस्टिस, तो ये हो गया आपका टेस्टिस, इसको एक नंबर में टेस्टिस, काम वगैरह सब समझेंगे। फिर आता है बेटा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस है ये, इसको नाम दे दिया सेकेंडरी। फिर आता है आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है बेटा ये आपका आउटर कोट, ठीक है। फिर आता है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स वगैरह, ये ग्लैंड्स, दो ग्लैंड्स है, समझेंगे। अब इनके काम वगैरह समझ लो, ये बनाना आपको आना चाहिए, काम वगैरह समझते। सबसे पहले बेटा टेस्टिस, क्या है टेस्टिस? तो टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम, हमारे एब्डोमेन के नीचे स्क्रोटम में हमारे क्या है टेस्टिस, ठीक है, लोअर एब्डोमेन के नीचे, ठीक है। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से रिलेटिवली लो होता है, क्योंकि स्पर्म वहां फॉर्म होता है जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, इसीलिए वहां का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। अब मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव? स्पर्म, क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। और इसके अलावा जो मेल टेस्टिस है वो एक चीज और प्रोड्यूस करता है, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं बेटा उसे? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन ही है जिसकी वजह से हमारी प्यूबर्टी हिट करती है हमें। तो टेस्टिस के दो मेन फंक्शन, स्पर्म प्रोड्यूस करना और प्यूबर्टी हिट कराना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। फिर बात आती है बेटा सेकंड वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस क्या है? देखो यहां प्रोड्यूस हुआ, इसे आना भी तो है यूरेथ्रा में बाहर निकलने के लिए, तो स्पर्म को पास करने का एक पैसेज है, एक रास्ता है, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लाता है स्पर्म को कौन? वास डिफरेंस। कौन लाता है? वास डिफरेंस। फिर यूरेथ्रा का क्या काम है बेटा? एक कॉमन पैसेज, ये वाला पार्ट एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए? यूरिन के लिए, स्पर्म के लिए, यूरिन के लिए, स्पर्म के लिए, सिंपल। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, अब कुछ ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे, दो मेनली ग्लैंड्स है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसिकल। दोनों का काम क्या? ये सबसे पहले फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं। स्पर्म बहुत ज्यादा थिक होता है, विस्कस होता है, तो उसके पैसेज में दिक्कत होती है, तो उसे प्रोवाइड करा देते हैं क्या? उसे प्रोवाइड कराते हैं फ्लूइड, लिक्विड, जिससे उसे नरिशमेंट प्रोवाइड हो जाती है और वो थोड़ा लेस विस्कस हो जाता है, जिससे कि उसका क्या ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। तो द फ्लूइड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी, स्पर्म अलोंग विद द सेक्रेशन ग्लैंड्स। क्या प्रोड्यूस होता है हमारा स्पर्म के साथ? जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सीमेन। क्लियर है? दिक्कत परेशानी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने समझ लिया। अब समझ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिमिलर थोड़ा, कुछ चीजें, ठीक है। हमारे पास टेस्टिस था, फीमेल के पास ओवरी, हमारे पास भी पेयर में थे, उनके पास भी पेयर में, ठीक है। ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन। फीमेल के बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन में हमारा क्या लोकेटेड है? ओवरी। यहाँ पे होता है फीमेल जर्म सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एग और ओवा, यहीं पे प्रोड्यूस होता है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके पास पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, पहले से ही ये एग्स उसके ओवरी में हैं। बट जैसे जैसे वो प्यूबर्टी हिट करती है तो ये एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, ये एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। और इन दोनों ओवरीज में से हर मंथ, हर 28 डेज में से क्या होता है? एक एग प्रोड्यूस होता है, एक एग प्रोड्यूस होता है। क्या होता है उसका नहीं होता वो बाद में समझेंगे। यहां प्रोड्यूस हुआ और यहां से
यहां आने लगता है, तो ये यहां आ रहा है जिस पैसेज से, उसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। और इसका काम क्या है, ये रिसीव करता है एग को ओवरी से पहला काम और ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। और कहां ट्रांसफर कर देता है, यूट्रस। कहां, यूट्रस में। अच्छा एक चीज याद रखना, जो फ्यूजन होता है यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना, वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। वो कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन बनता है, याद रखना, ठीक है। फिर बात आ गई हमारे यहाँ यूट्रस। यूट्रस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पे बेबी डेवलप होता है। यूट्रस नीचे जाके सर्विक्स और वजाइना में ओपन होता है। ये सर्विक्स, ये वजाइना, ये ओपन होता है। क्लियर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने समझ लिया। आगे अब होता क्या है दोनों में, अब दो चीजें होती है। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, मतलब क्या, एग फर्टिलाइज्ड का मतलब क्या, समझना। फीमेल ने एग प्रोड्यूस किया, ठीक है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कॉल्ड जायगोट। फीमेल ने क्या प्रोड्यूस किया, एग, ठीक है। मेल ने क्या दिया उसे, स्पर्म। दोनों मिले यानी फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइज्ड एग बना, जैसे हमने जायगोट बोला, जो कि कहां पे प्लांट हो गया, यूट्रस में। और धीरे धीरे डेवलप होके क्या बन गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिला मदर के ब्लड से, क्योंकि मदर और बच्चा दोनों एम्ब्रियो कनेक्टेड होते हैं एक स्पेशल टिश्यू से, एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या प्रोवाइड कराता है, एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड कराता है ताकि बच्चा ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीजों को लेन देन कर सके। जब ये फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के पैदा होने तक के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, जेस्टेशन पीरियड। और ये जेस्टेशन पीरियड अराउंड 9 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है बेटा, 9 मंथ का, ठीक है। ये तो तब जब एग को स्पर्म मिल गया, वो फर्टिलाइज हो गया, अगर नहीं मिला तो क्या, उसे समझते हैं। अब हर मंथ एग रिलीज कर रहा है, तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि भाई बच्चा पैदा होगा, स्पर्म मिलेगा, वो अपनी वॉल को ना थिक कर लेता है, स्पॉन्जी कर लेता है, ताकि बच्चे को आराम से रख पाए। बट स्पर्म तो मिला ही नहीं, तो अब एग का कुछ काम है नहीं। तो द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग, lining of the uterus become thick and spongy, required to support the embryo. But when the fertilization not taken place, this lining is not needed any longer. अब lining की जरूरत नहीं, क्योंकि fertilization तो हुआ ही नहीं, और ये lining break हो जाती है। This lining breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. Blood और mucus, जो sponginess आई थी, जो वो बाहर आता है। ये हर 28 डेज में ये साइकिल रिपीट होती है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं, आम भाषा में लड़कियां पीरियड के नाम से जानती हैं। तो ये बच्चों की टीनेज में स्टार्ट हो जाता है, अराउंड 12-13 के आसपास स्टार्ट होता है, मिड 40s-50s तक के आसपास चलता है, उसके बाद ये रुक जाता है। और इस मेंस्ट्रुएशन का रुकने को हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं, मेनोपॉज, पॉज यानी रुकना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि किसी का भी टोटल वेलबींग, कि वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली हर तरीके से ठीक हो, तभी तो बच्चा पैदा करने लायक है। अगर मेंटली स्टेबल नहीं है बच्चा पैदा करेगा, क्या करेगा, फिजिकली स्टेबल नहीं है कैसे कर पाएगा, ये सारी चीजें जरूरी है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हमें एक चीज समझनी है, वो समझनी है एसटीडीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आज। एसटीडीज होता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जैसे जैसे बच्चे सेक्स से फेमिलियर हो रहे हैं, तो इस चीज के बारे में उन्हें जानना बड़ा जरूरी है। एसटीडीज, एसटीडीज क्या है बेटा, एसटीडीज वो डिसीजेज है जो हम अगर किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में, और भी मेनी वेज होते हैं, मेनली जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अगर जैसे कई डिसीजेस जो एसटीडीज के होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जैसे गोनोरिया और सिफिलिस वगैरह। बैक्टीरियल जो होते हैं हमारे, वो होते हैं गोनोरिया और सिफिलिस। कई हमारे वायरल्स की वजह से भी होते हैं, जैसे एचआईवी, एड्स। आपने एड्स का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। अच्छा, एड्स की फुल फॉर्म याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम,
HIV के फुल फॉर्म याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्लियर? ठीक है, ये याद रखना। अब इनसे बचा कैसे जाए, इनसे बचा कैसे? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचने का सिंपल सा तरीका है जो मेनली हम यूज करते हैं, कुछ एक्सटेंट तक ये रोक सकता है, वो है कॉन्डम्स का यूज। ठीक है, कि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहे हैं तो कॉन्डम्स का यूज करें, सिंपल सी है। अब एक चीज आती है बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन। क्या आता है? कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड है जिससे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, कि मिक्स ही ना होने दिया जाए स्पर्म और ओवा को, बच्चा पैदा होगा नहीं। इसी चीज को कॉन्ट्रासेप्शन बोला गया है। इसके कई सारे तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, ओवा और स्पर्म के बीच में एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया जाए। कैसे? जैसे कॉन्डम्स का यूज करके, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम का, इन सारी चीजों का यूज करके, मेल फीमेल कॉन्डम्स, इन सारी चीजों का यूज करके। कुछ केमिकल मेथड्स हैं, ओरल पिल्स, जो पिल्स खाते हैं। हर फीमेल को बताना चाहूंगा, ये जो ओरल पिल्स आती हैं ये बहुत खतरनाक होती है आपकी हेल्थ के लिए, तो कंज्यूम करने से बचें। मेथड है मानता हूं, बट हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। तो केमिकल मेथड्स में आ जाता है आपका ओरल पिल, जो कि आपके बॉडी में, फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करता है, जिस वजह से ओवा प्रोड्यूस ही नहीं होता। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता, बच्चा पैदा हो ही नहीं पाता। क्लियर है? बट आपकी बॉडी के लिए बहुत खराब है, ध्यान रखना। ठीक है। थर्ड मेथड इज बेटा IUCD, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फीमेल के यूट्रस में एक डिवाइस प्लांट किया जाता है, फॉर एग्जांपल कॉपर टी या कॉपर लूप, जिससे कि होता है क्या, स्पर्म मिल ही नहीं पाता किससे, ओवा से, फर्टिलाइजेशन होता नहीं, बच्चा पैदा होता नहीं। लास्ट एंड द लीस्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड, जो ज्यादातर वुमेन्स कराती हैं इंडिया में। अब तो होता क्या है कि मेल में स्पर्म कहां से आ रहा है, टेस्टिस से आ रहा है, यूरेथ्रा में कौन ला रहा है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया, स्पर्म आएगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ये किस सर्जरी से होता है? उस सर्जरी को बोलते हैं हम क्या, वास्कोटॉमी। क्या बोलते हैं? वास्कोटॉमी। हिंदी में बोले तो पुरुष नसबंदी। ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है बेटा, ओवरी से कौन ला रहा था, यूरेट्रस तक, यूरेटर तक आपका ला रहा था फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, इसे क्या बोलेंगे, ट्यूबकोटॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबकोटॉमी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, याद रखना बेटा, लास्ट टॉपिक फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ऑफ अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम्ब इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। फीमेल चाइल्ड को मम्मी की कोख में ही मार देना, फीमेल फिटिसाइड। ठीक है। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है कि जितने मेल है उतने ही फीमेल रहे, तभी शादी कर पाएंगे भाई लौंडे। तो याद रखना, जितने मेल है उतने फीमेल रहे तो बेटर है, वरना देख रखा है आपने कुछ जगहों का हाल, दूसरी स्टेट से आपको लड़कियां लानी पड़ती है शादियों के लिए, तो गलत है। ठीक करेंगे हम आप सारे मिलकर। सो फॉर हेल्दी सोसाइटी a balanced sex ratio is needed, and that can be achieved by educating people to avoid malpractices like female feticide and parental sex determination. Parental बोलो, prenatal sex determination। prenatal sex determination क्या होता है बेटा, कि बच्चे के पैदा होने से पहले उसका सेक्स पता करना। इंडिया में लीगल है, बट प्रैक्टिस होता है गलत तरीके से, नहीं होना चाहिए बट इलीगल। ठीक है, ऑफेंस है इंडिया में, ताकि मेंटेन रहे। कोई डाउट, चैप्टर खत्म है हमारा, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो खड़ कि समझ नहीं आया भाई, ये बता दो। इसके बाद मिलेंगे हमारे क्वेश्चन में, वन शॉट में वीडियो खत्म है। आई थिंक आधे घंटे में मैंने खत्म कर दिया पूरा चैप्टर। देखो वीडियो, मौज करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।